नमस्कार दोस्तों, इंडी यूरो डायरीज में आपका स्वागत है। हमारे साथ हम आपको ले चलेंगे यूरोप, और आप वास्तव में यूरोप घूमने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे यूरोप भ्रमण को आसान, सस्ता और यादगार बना सकते हैं, इस बारे में हम कुछ जरूरी बातें आपके साथ करेंगे। यूरोप घूमना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन हमेशा डर जाते हैं, इतना महंगा कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं। और जब भी कोई यूरोप घूमने की योजना बनाता है, इन्हीं सवालों में फंस कर रह जाता है। और जो लोग यूरोप आ पाते हैं, अगर उन्होंने इन सवालों को पहले से हल नहीं किया तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले योजना बनाते वक्त आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किस महीने में जाना चाहते हैं। यूरोप के लिए सबसे अच्छे महीने अप्रैल से जून के हैं, जहां आमतौर पर बहुत सारे पर्यटक होते हैं, सुंदर मौसम होता है, लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा महंगा होता है क्योंकि पर्यटक ज़्यादा होते हैं। फ्लाइट्स भी थोड़ी महंगी होती है, ठहरना भी थोड़ा महंगा होता है। थोड़ा सस्ता करने के लिए आप सितंबर अक्टूबर को चुन सकते हैं या मार्च को चुन सकते हैं। आप कहेंगे कि जुलाई अगस्त क्यों नहीं? क्योंकि जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए शायद घूमने की सारी योजनाएं विफल हो जाएं। तो आप इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन जो भी चुने वो कम से कम आपको 3-4 महीने पहले, या मैं कहूँगा 6 महीने पहले चुनना होगा। तभी आप अपनी सारी प्रक्रियाएं शुरू कर सकते हैं। जब आपने कोई महीना घूमने के लिए चुन लिया है तो उसके साथ साथ आपको देश चुनने होंगे। ये बात सही है कि 26-27 देशों के लिए एक साथ वीजा होता है, जिसको शेंगेन वीजा कहते हैं, जो पहले आसान था, अब काफी मुश्किल भी हो गया है। शेंगेन वीजा तो आपको मिलेगा, लेकिन आप सभी 26-27 देश नहीं घूम सकते। और अगर घूमेंगे तो निश्चित तौर पर आप सिर्फ एक बिंदु से दूसरे बिंदु को सिर्फ छू सकते हैं, उनका आनंद नहीं ले सकते। अगर आप एक शॉर्ट यात्रा बना रहे हैं तो उसकी योजना अलग होगी। अगर आप एक लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं, उसके लिए तैयारियां अलग होंगी। आप अकेले घूमना चाह रहे हैं, उसके लिए अलग योजना बनानी होगी। और आप परिवार के साथ हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा सजगता के साथ में ज़्यादा अच्छी तरह से योजना बनानी होगी। लेकिन इन सभी स्थितियों में कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। तो जब आपने अपनी ट्रेवल डेट्स, खासतौर पे संभावित तिथियां वो तय कर ली हैं, तो वो उसको लेकर सबसे पहला काम करना है, आपको शेंगेन वीजा चाहिए। वीजा संबंधी वेबसाइट को ठीक से पढ़ें, सारे नियमों को ठीक से पढ़ें, क्योंकि यूरोपीय लोग नियमों के बहुत पक्के होते हैं। और भारत में BFS ग्लोबल के थ्रू वीजा मिलता है। आप किसी एक देश में जहां से आप प्रवेश करते हैं, उस देश के BFS ग्लोबल में आपको अप्लाई करना है। और ये पहली शर्त है। और उस वक्त ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट आपकी यात्रा से कम 6 महीने अधिक वैलिडिटी का हो। यानी अगर आप जुलाई के महीने में यात्रा करने जा रहे हैं या जून के महीने में यात्रा करने जा रहे हैं, तो आपका कम से कम दिसंबर तक की वैलिडिटी पासपोर्ट की हो, ताकि कोई मुश्किल हो तो वीजा में कोई मुश्किल ना हो। हमेशा वो चेक करते हैं कि कम से कम 6 महीने अधिक वैलिडिटी वाला पासपोर्ट है। पासपोर्ट सुनिश्चित करें कि उसकी वैलिडिटी बची हुई है। अगर वैलिडिटी समाप्त होने वाली है तो रिन्यू कराएं पहले। फिर वीजा के सारे दस्तावेजों को ठीक से पढ़ें। वीजा यूरोप में या किसी भी देश में प्रवेश करने की अनुमति है, जो पासपोर्ट में एक स्टैंप लगती है, जो संबंधित दूतावास लगाता है। भारत में बहुत सारी जगहों पर है। अगर आपको एक जगह अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा तो दूसरे शहर में कोशिश करें, कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और वीजा, टूरिस्ट वीजा, आमतौर पर अगर कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, आपके पास में ठीक ठाक बैंक बैलेंस है, एक न्यूनतम बैंक बैलेंस होना जरूरी है,
क्योंकि यूरोप के लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि एशियाई लोग घूमने के बहाने आते हैं और यहाँ आकर बस जाते हैं, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि आप अपना खर्चा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, आप यहाँ पर कोई अपराध तो नहीं करने लगेंगे, इसलिए वो आपका बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं। तो आप बैंक में कुछ पैसे रखें, किसी से उधार लेकर डाल लें, वापस लौटा दें, लेकिन उस वक्त बैलेंस होना चाहिए और वीजा की जो भी शर्तें हैं उन शर्तों को आप पूरा करें, वहाँ पे अप्लाई करें, आपको बुलाया जाएगा, सभी दस्तावेजों के साथ जाएं, दस्तावेजों की सूची ठीक से जांच कर लें और उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर उसमें कुछ कमी है तो अगले दिन फिर बुलाया जाएगा या अगली डेट को फिर बुलाया जाएगा और तब आप उस कमी को पूरा करें। कोशिश करें कि पहली डेट में ही सारे दस्तावेजों को सही ढंग से ले जाएं। फिर दूसरा काम करना है कि जो आपने संभावित तिथियां चुनी हैं उसके अनुसार आप बुकिंग करना शुरू करें। दोनों बुकिंग, फ्लाइट टिकट्स की बुकिंग और साथ में ठहरने की बुकिंग और साथ साथ ट्रेन्स की भी बुकिंग। फ्लाइट टिकट्स आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि जो भी हमारी डेस्टिनेशन है यूरोप में, वहां के लिए बस सस्ता टिकट मिल जाए, उसके बाद बाकी हम देख लेंगे। मित्रों, जितना फ्लाइट टिकट इंपॉर्टेंट है उतना ही ठहरने की व्यवस्था करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली से या मुंबई से अगर हम समय से बुकिंग करें तो आने जाने के, यूरोप के मुख्य शहरों में आने जाने की टिकट आपकी 35,000 से 50,000 की बुक हो जाएगी। और ये पहले से आपको योजना बनानी होगी वापसी के लिए भी, चाहे आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं या अधिक से अधिक, ज़्यादातर लोग 1 महीने तक के लिए जाते हैं, उससे अधिक आमतौर पर लोग नहीं जाते क्योंकि खर्चा बहुत होता है। जब आप टिकट्स बुक करें उसके साथ साथ ही आप रहने की व्यवस्था भी करें। अगर आपके कोई दोस्त मित्र यूरोप में रहते हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी यात्रा बहुत सस्ती हो सकती है। लेकिन अगर कोई दोस्त मित्र आपके नहीं रहते हैं तो आपको खुद अपने ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। और अगर आप अकेले हैं तो ठहरने के लिए सबसे अच्छा माध्यम हॉस्टल्स हैं। अगर अकेले हैं तो जैसे आमतौर पर अगर कोई होटल 100 यूरो में बुक हो रहा होगा तो आपके लिए जो हॉस्टल है वो 15 से 20 यूरो में बुक हो जाएगा। जो शेयरिंग है, निश्चित तौर पर बाथरूम शेयरिंग है, बेडिंग जैसे हॉस्टल में होती है, ऊपर नीचे बेड्स होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक लॉकर मिल जाएगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। अकेले के लिए हॉस्टल बहुत अच्छा है। और जब आप परिवार के साथ हैं तो आपको एयरबीएनबी सबसे अच्छा है। एयरबीएनबी एक वेबसाइट है जो आपको घर उपलब्ध कराते हैं। booking.com भी एक वेबसाइट है जहां पर भी घर उपलब्ध कराए जाते हैं। मान लीजिए आप 4 जने, 2 बच्चे और 2 बड़े, या 1 बच्चा और 2 बड़े, या 2 बड़े और 3 बच्चे, 4-5 जने हैं या 4-5 दोस्त भी हैं तो भी एयरबीएनबी ले सकते हैं। क्योंकि एयरबीएनबी का फायदा क्या है कि होटल की तुलना में सस्ता होता है और साथ में आपको किचन की सुविधा मिलती है, जिससे कि दूसरे देश में आमतौर पर खाने की बहुत समस्या होती है, तो आप अपनी पसंद का खाना खुद बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग होटल पसंद नहीं करते, वो एक घर को पसंद करते हैं। और एयरबीएनबी में आपको एक पूरी यूनिट, जैसे एक छोटा फ्लैट, एक अपार्टमेंट पूरा मिल जाता है। अगर आप अकेले हैं और फिर भी एयरबीएनबी लेना चाहते हैं तो भी अच्छा विकल्प है। आपको एक कमरा मिल जाता है जिसमें वॉशरूम भी अटैच है। एयरबीएनबी पर आप चेक करें कि कौन सी डेट्स को किस शहर में किस जगह पर वो सस्ता है। और साथ में ये भी चेक करें, कई बार कई जगहें सस्ती होती हैं लेकिन वो जगहें सुरक्षित नहीं होती। तो आप अगर किसी को वहां जानते हैं तो उनसे फोन करके पूछ सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी या किसी एआई से पूछ सकते हैं कि क्या ये जगह सुरक्षित है, क्या यहाँ के लिए कोई सीधी ट्रांसपोर्ट सुविधा है। पता चला कि आपने किसी शहर के लिए ढूंढना शुरू किया, आपने पेरिस के लिए आप ढूंढ रहे हैं, आप एफिल टावर देखने जाना चाहते हैं और आप पेरिस के दायरे में, पेरिस से 50 किलोमीटर का भी पेरिस के दायरे में माना जाता है, तो आप 50 किलोमीटर कैसे आएंगे जाएंगे, और खासतौर पर जब सीधी बस या ट्रेन ना हो तो बहुत मुश्किल है। इसलिए सुनिश्चित करें कि जहां आप ठहरने वाले हैं वो जगह सुरक्षित है या नहीं है, शहर के केंद्र से कितनी दूर है। आमतौर पर यूरोप के शहरों में एक केंद्र होता है, जैसे दिल्ली में आप कनॉट प्लेस को केंद्र कह सकते हैं, ऐसे एक केंद्र होता है जहां पर ज्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शन की चीजें होती है।
जो यात्री है, जो टूरिस्ट है, पर्यटक है, उनके आकर्षण के लिए वहीं पे सोवेनियर्स भी मिलते हैं, एक कोई ना कोई महत्वपूर्ण इमारत होती है और चहल पहल होती है। उस देश को, उस शहर को महसूस करने के लिए काफ़ी कुछ होता है। तो कोशिश करें कि जो सिटी सेंटर है वहाँ तक सीधी कोई बस, ट्राम या ट्रेन आती हो तो उस जगह को चुनें, और साथ में आप जिन देशों को चुनना चाहते हैं उनको भी पहले से शॉर्टलिस्ट कर लें। जिन शहरों को चुनना चाहते हैं उनको भी शॉर्टलिस्ट कर लें। अगर आप 5 दिन की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो 2 से अधिक शहरों को ना चुनें। अगर आप 10 दिन की योजना बना रहे हैं तो 3 से अधिक शहरों को ना चुनें। आप 15 दिन की बना रहे हैं तो 4-5 शहरों को चुन सकते हैं। और जब शहरों को चुनते हैं तो आप देश भी उतने ही चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शहर और देश दोनों काफ़ी करीब है आपस में। जैसे भारत में राज्य होते हैं, आप राजस्थान से, जयपुर से आप भोपाल जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे 1-2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं फ्लाइट से। ऐसे ही यहाँ पे फ्लाइट्स हैं और साथ में ट्रेन भी है। फ्लाइट्स बहुत सस्ती है, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप समय से बुक करें। फ्लाइट्स बहुत सस्ती है, और साथ में दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपके पास लगेज कम से कम हो। कोशिश करें कि अगर जैसे एक परिवार है आप, तो 3-4 हैंड बैगेज, हर सस्ती एयरलाइन में हैंड बैगेज जो आप केबिन में लेकर जाते हैं अपने साथ, उसका एक साइज दिया हुआ है। उस साइज के बैग अपने साथ रखें, और जितने ज़्यादा यात्री है उतना ज़्यादा सामान उनके साथ हो सकता है। जो चेक इन बैगेज है, जो निश्चित तौर पर नीचे कार्गो वाली जगह पर जाता है, जो अलग से आपको पहले ही आप सरेंडर कर देते हैं, उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं सस्ती फ्लाइट्स में। तो सस्ती फ्लाइट्स बुक करते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखें कि उनके नियमों को ठीक से पढ़ें कि कितना साइज का बैग अलाउड है, कितने किलो तक वजन अलाउड है, ये जरूर ध्यान में दें। क्योंकि अगर आपका एक्सेस बैगेज है तो उसके बहुत सारे चार्ज देने पड़ेंगे। और जब आप अपनी यात्रा शुरू करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, जब आप ये टिकट्स बुक कर रहे हैं, कई बार एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा बहुत सस्ती होती है। आप सोचिए कि मिलान से आप बार्सिलोना जाना चाहते हैं, मिलान से आप पेरिस जाना चाहते हैं, रोम से आप माल्टा जाना चाहते हैं, पेरिस जाना चाहते हैं, कहीं भी आप जो प्रमुख डेस्टिनेशन से बर्लिन जाना चाहते हैं। रोम से बर्लिन बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन फ्लाइट से आपको पता चला कि आपको 1200-1500 रुपये में वो टिकट मिल जाएगा। लेकिन उसकी शर्त है, शर्त यह है कि उसमें एक पिट्ठू बैग, छोटा पिट्ठू बैग, एक जो पीछे पीठ पे आ जाए, जो सीट के नीचे आ जाए, उसका एक खास साइज है, सिर्फ वही आप ले जा सकते हैं। तो आपने सोचा कि 1200 रुपये की फ्लाइट बुक हो गई, अब तो बहुत आसान हो गया, मजा आएगा। लेकिन अगर आपका लगेज सही साइज का नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लगेज सही साइज का हो, जो हैंड बैगेज है आपका बहुत सही साइज का हो। साथ में ये चेक करना है कि इतनी सस्ती फ्लाइट तो आपको मिल गई, लेकिन वहां पे रहेंगे कहाँ? क्योंकि पता चला कि फ्लाइट आपको 1200-1500 रुपये में मिल गई, लेकिन रहना आपका एक दिन का, एक परिवार का 20,000, 30,000, 40,000 भी हो सकता है एक दिन का। इसलिए पहले देखें कि ठहरने की सस्ती जगह कहाँ हैं। आप जब घूमना चाहते हैं तो इसमें कुछ देश हैं जो सस्ते माने जाते हैं और बहुत सुंदर हैं। खासतौर पर जो रूस की तरफ के देश है, उसको शायद ईस्टर्न यूरोप कहते हैं, जैसे हंगरी है, रोमानिया है, बल्गारिया है। ये सस्ते देश माने जाते हैं, लेकिन उतने ही सुंदर है जैसे यूरोप के बाकी देश हैं। तो इन देशों में आप ठहर सकते हैं। यहाँ पे ठहरना भी सस्ता है, खाना भी सस्ता है, बाकी सारी चीज़ें सस्ती है। जो वेस्टर्न यूरोप है वो जो महंगा माना जाता है, तो उसको भी आप चुन सकते हैं, लेकिन पहले से योजना बना करके कि कहाँ पे आपको ठहरने को सस्ता मिलेगा, उसी आधार पर फ्लाइट्स बुक करें। दोनों साथ में आप देखते रहें, एक डायरी में लिस्ट बनाते रहें। अच्छा, यहाँ की फ्लाइट इतने रुपए की है, यहाँ की इतने की, यहाँ पे ठहरना इतने रुपए का, यहाँ ठहरना इतने रुपए का, इस तारीख का इतने रुपए का टिकट है, इस तारीख का इतने रुपए का ठहरने का है। जब सारा सामंजस्य बन जाए तभी अंतिम रूप से टिकट बुक करने की शुरुआत करें। जब आप टिकट बुक कर लें तो उस वक्त आपको एक पूरी योजना, ऐसे नहीं कि आप सोच लें कि अच्छा जाने का, भारत से यूरोप जाने का हो गया, वापस आने का हो गया, बाकी वहीं चल के कर लेंगे, ये संभव नहीं है। पहले से ही आपको सारे टिकट्स बुक करने चाहिए, हर दिन की, हर घंटे की आपकी योजना होनी चाहिए। फिर जब आप संबंधित शहर में पहुंच जाएं तो आमतौर पर एयरपोर्ट्स शहर के बाहर होते हैं, लेकिन ये एक कमी है। भारत में भी कई जगहों पर शहर से बाहर होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से हमेशा शहर जाने के लिए कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है।
या तो कोई पब्लिक बस होती है या पब्लिक ट्रेन होती है, उस बस या ट्रेन का टिकट आपको एयरपोर्ट, और आमतौर पे एयरपोर्ट से कनेक्टिंग होती है एयरपोर्ट के अंदर ही उसका स्टेशन होता है, वहीं से आप वो बस या ट्रेन ले सकते हैं और सिटी सेंटर आ सकते हैं। तो अब सिटी सेंटर के लिए आपको लेना है या आपके ठहरने की जगह पर लेना है, इसलिए आपके ठहरने की जगह अगर सिटी सेंटर से कनेक्टिंग है तो पहले सिटी सेंटर आकर के आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। और आमतौर पर ऐसी बसों के लिए, ऐसी ट्रेन्स के लिए यहाँ पे कोई ना कोई पास या कोई ना कोई ऐसा टिकट होता है जो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यूरोप यात्रा की योजना बनाते वक्त आपके पास एक क्रेडिट कार्ड कम से कम होना चाहिए। मैं तो कहूँगा 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप यूरोप में हैं, कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं और आपका क्रेडिट कार्ड सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप भारत में कॉल कैसे करेंगे? कॉल बहुत महंगा है और बहुत सारे जो कस्टमर केयर वाले नंबर्स है वो इंतजार कराते हैं। तो आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, एक बैंक का बंद हो जाए तो दूसरा चालू रहे। और आप जब योजना बना रहे हैं तो आप साथ में ये भी देख लें कि रिचार्ज कौन से सस्ते हैं। जैसे आमतौर पर मैंने देखा है कि जियो के कॉल चार्जेस बहुत सस्ते होते हैं। तो ऐसे ये कोई कंपनी का प्रचार नहीं है, लेकिन जिस भी सिम के अंदर आपको सस्ता कॉलिंग मिल रही है, सस्ती कॉलिंग मिल रही है, उसका चुनाव कर सकते हैं और वो आने वाले दिन ही आप रिचार्ज करें, ताकि यहाँ आकर के आप फंस ना जाएं। और आमतौर पर सिटी सेंटर में, एयरपोर्ट से ना खरीदे, सिटी सेंटर में जरूर कोई सस्ते सिम की सुविधा होगी जो आपके पासपोर्ट को दिखाने से मिल जाएगी। तो आप अगर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उतने पीरियड के लिए भी आपको सिम मिल सकती है जिसमें आपको डेटा मिल जाएगा। डेटा के बाद आप व्हाट्सएप से, मैसेंजर से कॉल कर सकते हैं और नॉर्मल कॉल्स भी आप कर सकते हैं अगर आपने कोई रोमिंग का प्लान लिया है। तो इस तरह से आप एक तैयारी के साथ आएंगे। फिर एयरबीएनबी के घर आपके लिए है, उस घरों में जाकर के आप चेक इन के समय का ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों ने नियम बना रखे होते हैं कि अगर आप देर से आएंगे तो आपको चार्जेस देने होंगे। जैसा मेरे साथ हुआ, 9 बजे का टाइम था, 9:30 बजे पहुंचा तो 30 यूरो देने पड़े। 30 यूरो मतलब 3,000 रुपये करीब। तो आप सोचिए कि हर बात को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, क्योंकि यूरोप के लोग नियमों के बहुत पक्के हैं। आपको उन नियमों का पालन करना होगा। और जब किसी के घर में रहें तो ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मकान मालिक आपके सामने उपस्थित नहीं है तो आप घर को ठीक से ना रखें। कई जगहों पर मकान मालिक बिल्कुल नहीं होते, उनसे कोई संवाद ही आपका नहीं हो पाता। बस वो आपको मैसेज के द्वारा ताले की चाबी का नंबर बता देते हैं और उससे ताला खुल जाता है। यानी आप अपने आप ही चेक इन कर लेते हैं, उसमें किसी मकान मालिक की जरूरत नहीं है। तो ऐसे घरों को भी उसके सामानों की आपको रक्षा करनी है, ध्यान रखना है, कोई आपसे सामान टूटे नहीं, अगर टूट जाए तो आप बता दें, कोई नुकसान ना करें। सब कुछ एयरबीएनबी की निगरानी में, वहाँ आप पेमेंट करते हैं तो आपके कार्ड्स की या अकाउंट्स की डिटेल होती है। तो ऐसा ना समझें कि आपने तो कोई सामान चुरा लिया है या तोड़ दिया है, किसी को पता नहीं चलेगा। उसको अपना घर समझ करके उस तरह से रहें। किचन है, किचन का अच्छे से उपयोग करें। आमतौर पर एयरबीएनबी के घरों में कुछ कुकिंग ऑयल, कुछ बर्तन आपको रखे हुए मिल जाएंगे, इसलिए बर्तन कभी ना लाएं। बर्तन आमतौर पर सब जगह पर मिल जाते हैं। आप चाहें तो कुछ भारतीय मसाले अपने साथ रख सकते हैं। हालांकि यूरोप के ज़्यादातर शहरों में भारतीय मसाले भी मिलते हैं, लेकिन वो दुकान ढूंढने में आपको परेशानी होगी, इसलिए वो मसाले आप अपने साथ ला सकते हैं, क्योंकि मसालों में कोई खास वजन भी नहीं होता। अपना बैकपैक जितना छोटा रखें उतना अच्छा रहेगा। आप मुख्य तौर पर अपने कपड़ों पे ध्यान दें और कोई ना कोई सर्दी का कपड़ा जरूर रखें, क्योंकि आप किसी भी मौसम में आए, एकदम जून में आप आए हैं और आपने देखा है टेम्परेचर 25 डिग्री है या 30 डिग्री है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी, यूरोप के शहरों में बारिश होते ही एकदम ठंड शुरू हो जाती है। इसलिए कोई सर्दी का कपड़ा, एक जैकेट जो देखने में, उठाने में हल्की हो, कम जगह लेती हो लेकिन गर्म हो, ऐसी जैकेट अपने साथ रखें। और जूते अगर आपके जितने अच्छे क्वालिटी के जूते हैं, क्योंकि पैदल बहुत चलना है, पैदल चलना है तो जूते अच्छे नहीं होंगे तो पाँव में छाले करेंगे या आप थक जाएंगे, इसलिए जूतों का भी ध्यान रखें। और अपने साथ में यूरो जरूर ले लें समय से। समय से आप भारतीय मुद्रा जो इंडियन रुपीज है उसको आप यूरो में बदलवा लें। निश्चित तौर पर यूरो बहुत महंगा है, लेकिन यूरो आना है तो यूरो होनी ही चाहिए।
2 क्रेडिट कार्ड के अलावा आपके पास में यूरो होने चाहिए। जितना आपका संभावित खर्च है उससे 100-200 यूरो अधिक ही रखें, कहाँ पे क्या इमरजेंसी पड़ जाए। और साथ ही साथ आप कुछ देशों में स्थानीय मुद्रा भी चलती है, वहां पे ना भारत का क्रेडिट कार्ड काम करेगा और ना ही यूरो काम करेंगे, ना डॉलर काम करेंगे। तो आपको स्थानीय मुद्रा, जैसे हंगरी हम गए तो हंगरी का अपना एक फॉरेंथ है, वो हमारे पास होना चाहिए। वो आप वहां से भारत से ला सकते हैं या यहाँ पे आके कन्वर्ट करा सकते हैं। मुद्रा के बारे में एक बात और ध्यान रखें, कई लोग समझते हैं कि डॉलर पूरी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है, तो डॉलर हमारे पास है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है। यूरोप में डॉलर नहीं चलता, सिर्फ यूरो चलता है। यूरो अपने साथ जरूर रखें। डॉलर यहाँ पे बिल्कुल उपयोगी नहीं है। डॉलर सिर्फ आपके इतने काम आ सकते हैं कि डॉलर से आप रुपये बदल, स्थानीय मुद्रा यूरो या और जैसे हंगरी की फॉरेंथ है वो आप एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन डॉलर दुकान पे आप नहीं दे सकते। और जो आपकी मुद्रा है वो आमतौर पर जहां पर कैश पेमेंट की सुविधा है, जैसे आप सब्जी की दुकान पे कोई सुपरमार्केट में जा रहे हैं तो वहां पे सिर्फ उसकी सुविधा होगी। ऑनलाइन पेमेंट तो आपको क्रेडिट कार्ड से ही करना होगा। अगर एयरबीएनबी से आप बुकिंग कर रहे हैं तो आप भारतीय मुद्रा में पेमेंट कर सकते हैं। airbnb.co.in अगर आप भरेंगे तो भारतीय वेबसाइट खुल जाएगी, लेकिन सिर्फ airbnb.com खोलेंगे तो आपको मुमकिन है कि यूरो में भुगतान करना पड़े। क्रेडिट कार्ड इस तरह का लें जिससे कि आपका कम से कम चार्ज लगे, क्योंकि कई कंपनियां हैं जो क्रेडिट कार्ड का बहुत चार्ज लेती है। अगर आप पहले से ही सुनिश्चित नहीं करते तो हर ट्रांजैक्शन पर एक तो ट्रांजैक्शन की फीस लेगी, दूसरा कन्वर्जन जो यूरो में आप खर्चा कर रहे हैं और भारतीय मुद्रा वाला आपका कार्ड है, भारत का कार्ड है, तो वो कन्वर्जन चार्ज भी लेंगे। तो ये सुनिश्चित करें कि जिससे आपका खर्चा कम से कम हो। आप ध्यान रखें कि कोई फालतू का खर्च ना हो, फालतू का पैसे ना देने पड़े और आप सस्ते से सस्ते में यूरोप घूम पाए, हमारा लक्ष्य है। तो आप ट्रेन का भी उपयोग कर सकते हैं, खासतौर पर जो लोग परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं। अपनी डेस्टिनेशंस को इस ढंग से डिजाइन करें कि अच्छा इस शहर से इस शहर में, क्योंकि यूरोप के सभी शहर ट्रेन से भी कनेक्टेड है। एक ऐप है जिसका नाम ट्रेन लाइन है। ट्रेन लाइन से आप समय रहते, क्योंकि ट्रेन का किराया यहाँ पे फ्लाइट के किराए की तरह बढ़ता है, समय रहते बुकिंग कर लें। और जिसमें परिवार के लोगों की आयु लिखेंगे तो अपने आप, अगर बच्चे हैं आपके साथ या बूढ़े हैं तो डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी यात्रा सस्ती हो जाएगी। और आप देखें कि अच्छा यहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे में जाया जा सकता है, तो उस तरह की प्लानिंग करें। और यूरोप में आमतौर पर भारत की तरह स्लीपर के डिब्बे नहीं होते, इसलिए आप अगर रात में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बहुत मुश्किल से आपको कोई स्लीपर कोच मिलेगा। ज़्यादातर बैठने के, जिसको हम चेयर कार कहते हैं, उस तरह की व्यवस्था है। तो आप रात का टिकट तभी करें जब आपने तय कर रखा है कि मैं पूरी रात बैठ कर के यात्रा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसका ध्यान रखें आप। और लोकल ट्रांसपोर्ट आपका, क्योंकि यहाँ भारत की तरह उबेर और ओला ज़्यादातर देशों में नहीं चलता है, तो काफ़ी महंगी है टैक्सियाँ, तो इसलिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। और उसके लिए हमेशा एक कार्ड आपको मिलेगा या ऑनलाइन हर देश की, हर शहर की कोई ना कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है, उस ऐप से आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके खरीद सकते हैं और क्यूआर कोड आप दिखाएंगे। ट्रेन में भी वो क्यूआर कोड आप दिखाएंगे, उससे आप यात्रा कर सकते हैं। वो स्थानीय ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उसमें फैमिली वाले डिस्काउंट्स भी होते हैं। उसमें पूरे दिन में जितनी बार चाहें उतनी यात्रा करें वो डिस्काउंट्स भी होते हैं। पूरे हफ्ते का आप बुक करना चाहते हैं एक शहर का, 2 दिन का, 3 दिन का, वो भी आप कर सकते हैं जिससे कि सस्ता हो। फिर वो कितनी बार आप टच कर सकते हैं उस तरह का भी आप कार्ड ले सकते हैं। कोई कोई कार्ड होता है जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है, कोई टिकट है जो कई बार इस्तेमाल होता है। सबके चार्जेज अलग अलग हैं, लेकिन वो पहले से ही आप योजना बना लें, उस आधार पे आप टिकट ले लें। अच्छा हमें 2 दिन रहना है, 2 दिन में हमको पूरे दिन घूमना है, तो ऐसा टिकट लें जो डेली के जैसे 4 यूरो के आसपास का, 5 यूरो के आसपास का एक आदमी का होगा, या 3 यूरो का भी हो सकता है। उससे जितनी जाए उतनी यात्रा कर सकते हैं। और जो लोकल टिकट है वो बस में, मेट्रो में और ट्राम में सब जगह चलता है, इसलिए आप हर जगह जहाँ भी उसको टच करेंगे वो आपके लिए उसी तरह से काम करेगा। एक ही कार्ड, एक ही टिकट हर जगह उपयोगी होगा। उसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा ज़्यादातर शहरों का कि वो कैसे काम करता है।
और एक दिलचस्प चीज आप देखने को मिलेंगे, आपके मोबाइल ऐप में आपने टिकट खरीदा है, जो बस में मशीन लगी है या मेट्रो में मशीन लगी है या ट्राम में मशीन लगी है, उसको आप मोबाइल को टच करेंगे वो ऐप खोल करके, तो वो वहां से अपने आप ले लेगा। कोई क्यूआर कोड नहीं है कि आपका टिकट वैलिडेट हो गया, आपकी यात्रा शुरू हो गई। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सही टिकट का चयन करें, और सबसे जरूरी है कि आप कम से कम सामान लें। क्या सामान? क्योंकि कई बार मेरे साथ हो चुका है कि मैं बहुत सारे सामान लेकर चलता हूं, क्योंकि दिल्ली से जो फ्लाइट आती है उसमें 23 किलो का या 23-23 किलो के 2 बैग अलाउड होते हैं। लेकिन आगे आप यात्रा को सस्ती रखना चाहते हैं तो दिल्ली से ही कम सामान लाएं, खासतौर पर बर्तन ना लाएं, क्योंकि एयरबीएनबी के घर में हमेशा बर्तन मिलते हैं। बर्तन थोड़े अलग ढंग के हो सकते हैं, लेकिन बर्तन आपको हमेशा मिलते हैं। भारत के जैसा कुकर नहीं होता, या कुकर अलग ढंग का होता है। भारत के जैसा तवा नहीं होता, लेकिन तवा फिर भी होता है। वो सारे पैन्स को आप इस्तेमाल करके और अच्छे से भारतीय खाना बना सकते हैं। सिर्फ अपना भारतीय मसाले साथ में रख सकते हैं, क्योंकि मसाले आमतौर पर मुश्किल से मिलते हैं, या दूर मिलते हैं, या थोड़े महंगे मिलते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आप भारत में एडोप्टर्स हैं आपके लैपटॉप के लिए या मोबाइल की चार्जिंग के लिए, वो एडोप्टर्स यहाँ के प्लग्स में नहीं लगते। इसलिए यहाँ के जो स्विचेज हैं उसमें आपको एडोप्टर का कन्वर्जन का एक पोर्ट होता है, जो आप एक इस तरह का होता है। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में दूरी अलग होती है। इसको आप उसमें लगाएंगे और इसके बाद में आप इसको किसी भी रूप में बदल लेंगे। ऐसे 2-3 तरह के होते हैं, उनको आप वहाँ से खरीद सकते हैं। दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में हर जगह मिलता है। ऑनलाइन अमेजोन से खरीद सकते हैं, वो लेकर रख लें। और आप चेक कर लें कि आपका पासपोर्ट हमेशा आपके साथ में रहे, और वो सॉफ्ट कॉपी भी रहे उसकी, एक फोटो कॉपी भी रहे, और हार्ड कॉपी भी अपने साथ रखें। क्योंकि टूरिस्ट लोगों से पुलिस कभी भी पूछ सकती है, क्योंकि उनके पास वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, उनके पास वीजा है या नहीं है। एक कोशिश करें एक छोटा सा बैग जो कमर में बांध सके, क्योंकि चोरी होने का भी डर कई जगह पर है। कमर में आप बैग बांध लें, छोटा सा एक पर्स नुमा, जिससे कि आप हमेशा सचेत रहें उसके बारे में। जेब से चोरी होने का कई बार डर होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। या हमेशा सजग तो रहें टूरिस्ट प्लेस पे। खास तौर पर यूरोप के लोग आमतौर पर चोरी नहीं करते, लेकिन फिर भी टूरिस्ट प्लेस पे तरह तरह के लोग आते हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अपने सामान की रक्षा करें, बैग को कहीं भी रख करके ऐसे ना छोड़ें। ये योजना बनाएं। साथ में आप कुछ दवाइयाँ आपके पास, ठीक है, जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक इंश्योरेंस भी लेना होगा, लेकिन वो इंश्योरेंस तो इमरजेंसी हालात के लिए है। आमतौर पर आप जब छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित हो जाएं तो उसके लिए भारत से दवाइयाँ लेकर आएं। भारत में दवाइयाँ सस्ती भी हैं, और साथ में आसानी से केमिस्ट की शॉप पे मिल जाती है। यूरोप में केमिस्ट की शॉप से आप ऐसे दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, महंगी भी है। और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर मतलब भारत का डॉक्टर नहीं, यहाँ के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना केमिस्ट शॉप से आपको कोई दवाई भी नहीं मिलेगी। आमतौर पर वेदर चेंज होने की वजह से आपको जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह हो सकते हैं, तो इनकी दवाइयाँ जरूर साथ में रखें। जो आपकी पर्सनली कोई दवाई चल रही है, किसी को डायबिटीज या बीपी, शुगर, किसी चीज़ की दवाई चल रही है, उसकी दवाई जरूर रखें। और साथ में ये ध्यान रखें कि जब आप योजना बना रहे हैं या आप यहाँ आ रहे हैं तो हमेशा सचेत रहें। ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें जो आपको कोई लालच देते हों, आपका बिना मांगे ही मार्गदर्शन करना चाह रहे हों। हर शहर में कुछ इलाके होते हैं जो कम सुरक्षित होते हैं, उनका ध्यान रखें। और साथ में जगह जगह पे आपको पब्लिक वाईफाई मिलेगा, एयरपोर्ट्स पे, बसों में, ट्रेन्स में। उसमें और सारे काम करें, लेकिन बैंकिंग का काम ना करें तो अच्छा है। आप 1-2 ऐप ऑफलाइन भी अपने मोबाइल में रख सकते हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेट का ऐप रख सकते हैं। मैप, संबंधित देश का या शहर का मैप आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार आपका इंटरनेट नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे? और जब आप कहीं घूम रहे हैं तो घूमते वक्त आप अपने लोकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और ऐप के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप सुरक्षित रहें और आप सचेत रहें, और आपकी यात्रा सुखद हो। इस तरह से आप यूरोप यात्रा की एक मोटा मोटी तैयारी करके और निकल सकते हैं। यूरोप यात्रा को सुखद और सस्ता बनाया जा सकता है। इसके बारे में आपके सवालों का स्वागत है। जो भी आप सवाल करेंगे मैं अगले वीडियो में उन सब का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।